चलिए, so in the previous lecture we have discussed about the parameters like cellular level of organization and different level tissue level of organization, organ system of organization, right? तो बहुत सारे हमने क्या पढ़े, ग्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा था। इसके अलावा और क्या पढ़ा था कल हमने, बॉडी प्लान्स पढ़ा था। टुडे वी विल बी स्टार्टेड सम अदर इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स like today we will be discussing about the symmetry, very important character of the animals का बहुत important character है symmetry. So on the basis of symmetry we have different type of organisms, a huge diversity in animal kingdom के अंदर एक huge diversity है, ठीक है, on the basis of symmetry. So the thing is that what is symmetry actually? Symmetry is actually a body plan, right? ये क्या है, एक तरह का बॉडी की जो ऑर्गेनाइजेशन है, यानी जो स्ट्रक्चर है बॉडी के, हाउ द स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी इज गोइंग टू बी डिजाइन, राइट, और फैशन इनसाइड द ऑर्गेनिज्म। इफ वी कट द ऑर्गेनिज्म इनटू टू इक्वल हाफ्स बाय एनी प्लेन, किसी भी प्लेन से काटने पर अगर कोई ऑर्गेनिज्म इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाता है, सो इट मींस दैट ऑर्गेनिज्म शोज द सिमेट्री। अगर कोई ऑर्गेनिज्म ऐसा है कि उसको हम किसी भी प्लेन से कट कर दें और वो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होता है, सो इट मींस दैट ऑर्गेनिज्म डज नॉट शो और डज नॉट हैव एनी काइंड ऑफ सिमेट्री। तो उसके अंदर इसका मतलब सिमेट्री नहीं है। सो वी हैव टू टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म और टू टाइप ऑफ एनिमल्स, दो तरह के एनिमल्स हमारे पास होते हैं। एक होते हैं जिनके अंदर सिमेट्री है और एक होते हैं जिनके अंदर सिमेट्री नहीं है। So the organisms which have the symmetry is called as symmetrical organism, and the organism which does not possess any symmetry, they are called as asymmetrical organism or asymmetry, right? So on the basis of this symmetry may be of, यानी हमने जो organism पढ़े हैं वो दो तरह के organism पढ़े हैं। First we have symmetric or asymmetry, right? Asymmetry or asymmetric organisms. So A means, already we know that A means always absent. जिस भी वर्ड के आगे कहीं हम A लगाते हैं in biology, so A means absent. Asymmetric means where symmetry is absent, जहां पर सिमेट्री नहीं है। तो ऐसे कौन से ऑर्गेनिजम्स हमारे पास हैं, पहले हम देखते हैं, डिफाइन कर देते हैं एसिमेट्रिक ऑर्गेनिजम्स को। द ऑर्गेनिजम्स which can not be equally divide on cutting by any plane, right? किसी भी प्लेन से कट करने के बाद ये ऑर्गेनिज्म इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं हो सकते। So such organisms were called as asymmetric organism. It means they does not show any kind of symmetry. ये किसी तरह की सिमेट्री हमें शो नहीं करते। So इसका मतलब क्या हुआ? The body of these animals were irregular in शेप। तो इनकी जो बॉडी है वो कैसी है? इरेगुलर शेप है, और उस इरेगुलर शेप बॉडी के अंदर जो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, राइट, जो भी प्रेजेंट है, जितने भी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, देयर पोजीशन इज नॉट फिक्स, और उनकी जो पोजीशन है वो क्या है? फिक्स नहीं है, और दे आर नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, और वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। सो दैट्स व्हाई दीज ऑर्गेनिज्म डज नॉट शो एनी काइंड ऑफ सिमेट्री। इसीलिए ये ऑर्गेनिजम्स हमारी क्या सिमेट्री शो नहीं करते। किसी भी प्लेन से काटने पर ये हमें क्या नहीं मिल सकता? इनका इक्वल हाफ सेक्शन नहीं मिल सकता। सो व्हाट आर द एग्जांपल फॉर दिस? द एग्जांपल
In it is, we have a very common example, that is amoeba. You all know that if you draw amoeba, it is always irregular in shape. Why it is irregular in shape? Because it keeps on changing its shape. ये अपनी शेप को क्या करता रहता है? चेंज करता रहता है. तो इसको आप अगर कहीं से भी काट दें तो ये इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं हो सकता. समझ आ गई बात? इट शुड नॉट बी डिवाइड इनटू टू इक्वल हाफ्स. दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं हो सकता, चाहे आप इसको किसी भी प्लेन से कट कर लें. ठीक है, तो इसीलिए अमीबा इज एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म. तो अमीबा इसलिए कैसा ऑर्गेनिज्म है? एसिमेट्रिक ऑर्गेनिज्म है, व्हिच डज नॉट possess एनी काइंड ऑफ सिमेट्री, जिसके अंदर कोई सिमेट्री नहीं है. नेक्स्ट इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? Most of the sponges, right? अधिकतर सारे स्पॉन्जेस भी कैसे हैं? ऐसे हैं, asymmetrical है. They also does not show any kind of symmetry. ये भी हमें कोई सिमेट्री शो नहीं करता. समझ आ गई बात? इनको चाहे हम किसी भी प्लेन से कट करके देख लें, दे आर नॉट डिवाइड, दे आर नॉट डिविजिबल इनटू टू इक्वल हाफ्स. और ये दो इक्वल हाफ्स में हमारे डिवाइड नहीं होंगे. समझ आ गई बात? बट स्टिल देयर आर सम स्पॉन्जेस व्हिच शोज द सिमेट्री. लेकिन हमारे पास कुछ स्पॉन्जेस ऐसे हैं जो क्या शो करते हैं? सिमेट्री शो करते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल वी हैव ल्यूकोसिलेनिया एंड साइकॉन. ये दो स्पॉन्जेस हैं. अगर आपने इनका नाम पहले सुना हो पॉलीपर्स का, एक साइकॉन है और दूसरा ल्यूकोसिलेनिया है. ये दो स्पॉन्ज ऐसे स्पॉन्ज हैं जो क्या शो करते हैं? सिमेट्री शो करते हैं. देखेंगे ये कौन सी सिमेट्री शो करते हैं. चलिए आगे. नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट द सिमेट्रिक ऑर्गेनिजम्स. वो ऑर्गेनिजम्स जिनको, इसमें क्या पढ़ेंगे हम? द ऑर्गेनिजम्स which can be divided into two equal halves on cutting at least from one plane, at least from one plane passing through the center. समझ आई बात? तो सिमेट्रिक ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म है जो किसी एक प्लेन से या एक से ज्यादा प्लेन से कट करने पर दो इक्वल हाफ्स में क्या हो जाते हैं? डिवाइड हो जाते हैं. Such organisms were called as symmetric organisms and these organisms shows the symmetry. और ये क्या शो करते हैं? सिमेट्री शो करते हैं. ठीक है. नाउ दिस सिमेट्री मे बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ द प्लेन्स, दैट हाउ मेनी प्लेन, कितने प्लेन से काटने पर वो इक्वल हाफ्स में क्या हो सकते हैं? डिवाइड हो सकते हैं. On the basis of plane, we can divide the symmetrical organism into different categories. इसको हमने different categories में क्या किया है? Divide किया है. So we divided into the categories. The first category in it is the universal, or we can call it as a spherical symmetry, right? The second one is we have radial symmetry, right? Third one we have biradial symmetry, and fourth one we have, and the last is bilateral symmetry. So how many kind of symmetry we have? Four kind of symmetry we have: universal or spherical, radial, biradial, bilateral. Clear? NCERT ने हमें क्या क्या बताया है?
एनसीईआरटी ने ये बताया है, एनसीईआरटी ने ये बताया है और एनसीईआरटी ने ये बताया है. It does not tells about the universal or spherical. It does not tells about the biradial. Right? उसने ना ही बाइरेडियल के बारे में बताया है और ना ही हमें यूनिवर्सल और स्फेरिकल सिमेट्री के बारे में बताया है. बट वी विल बी डिस्कसिंग ऑल दीज टाइप ऑफ सिमेट्री और हम इन सभी तरह की सिमेट्री को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे. बिकॉज वी हैव दिस सिमेट्री इन द ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर हमें ये सिमेट्रीज क्या होती हैं देखने के लिए मिलती है. क्लियर? तो चलिए, फर्स्ट वी विल बी स्टार्टेड द फर्स्ट वन, दैट इज द यूनिवर्सल और द स्फेरिकल सिमेट्री. नाम से ही पता चल रहा है स्फेरिकल सिमेट्री. स्फेरिकल मींस दिस सिमेट्री इज फाउंड इन सच ऑर्गेनिजम्स जिनकी बॉडी कैसी होती है, स्फेरिकल होती है. ठीक है, जिन ऑर्गेनिजम्स की बॉडी स्फेरिकल होती है, विच आर स्फेरिकल इन शेप, दे कैन बी कट फ्रॉम एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर. ये किसी भी प्लेन से काटने पर जो सेंटर से पास होता हो, दे शुड बी कटेड इनटू टू इक्वल हाफ्स. ये दो इक्वल हाफ्स में क्या हो सकते हैं, डिवाइड हो सकते हैं. फॉर एन एग्जाम्पल, इफ यू टेकिंग अ बॉल, अगर आप एक बॉल का एग्जाम्पल लेते हैं, जो बॉल इज स्फेरिकल, राइट, जो बॉल आपकी होती है वो स्फेरिकल होती है. अगर आप सॉलिड बॉल लेंगे तो स्फेयर और स्फेरिकल बॉल, उसको जब आप कट करते हैं पासिंग थ्रू द सेंटर, सेंटर से पास करा के आप उसको किसी भी प्लेन से कट कर सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगी, दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगी. So that symmetry which can be cut from any plane passing through the center into two equal halves were called as spherical symmetry or spherical symmetrical organisms. समझ आ रही है बात? पक्का? So for example, इसको हम दिखा देते हैं. ये हमारा सेंटर हो गया, राइट. सो सेंटर से इसको अगर हम ऐसे कट करेंगे, इट विल डिवाइड इनटू टू इक्वल हाफ्स. If we cut from this plane, again it will divide into two equal halves. By this plane, कैसे भी इसको हम करेंगे, किसी भी प्लेन से इसको हम कट करेंगे, तो हमारा जो ऑर्गेनिजम्स है वो दो इक्वल हाफ्स में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा. समझ आ रही है बात या नहीं है? पक्का? So such organisms were called as a spherical organisms, यानी spherical symmetry जो हमें शो करते हैं. The symmetry in this organism were the spherical type. Spherical type की में क्या होती है, symmetry पाई जाती है. जो हमारे कैसे organism होते हैं, spherical shape के organisms होते हैं. Example, इसमें एग्जाम्पल बेसिकली जो लिखाया जाता है वो वॉल वॉक्स लिखाया जाता है, वॉल वॉक्स. बट वॉल वॉक्स इज एन एल्गी, जिसको आप बॉटनी में पढ़ते हैं. बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट दी ज़ूलॉजी, क्योंकि हम ज़ूलॉजी में पढ़ रहे हैं. सो वी हैव अ एनिमल. यस, हमारे पास ऐसा एनिमल भी है जो स्फेरिकल सिमेट्री शो करता है, एंड दैट एनिमल इज सन एनिमल क्यूल. सन एनिमल क्यूल इसको इसलिए बोला जाता है बिकॉज द शेप ऑफ दिस एनिमल और दिस प्रोटोजोम इज लाइक अ सन. सो इट कुड बी कट इन एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर. सेंटर से पास होकर के किसी भी प्लेन से अगर इस एनिमल को कट किया जाए तो ये दो इक्वल हाफ में क्या हो सकता है, डिवाइड हो सकता है. इसका ये कॉमन नेम है, इसका जूलॉजिकल नेम वैसे इसको हम बोलते हैं एक्टिनोफाइलस. एक्टिनोफाइलस, इट इज एन प्रोटोजोन. ये क्या है, एक प्रोटोजोन है. ठीक है, इसको हम कॉमनली क्या बोलते हैं, सन एनिमल क्यूल बोलते हैं. एक और प्रोटोजोन है जिसको हम स्लीपर एनिमल क्यूल बोलते हैं. बताइए, स्लीपर एनिमल क्यूल. पैरामीशियम, पैरामीशियम स्लीपर लाइक, चप्पल जैसा दिखता है, स्लीपर लाइक, तो उसको हम स्लीपर एनिमल क्यूल बोलते हैं. पैरामीशियम नहीं देखा, पैरामीशियम कभी? नॉट सीन द पैरामीशियम. इस तरह का होता है, सीलिया प्रेजेंट होते हैं पूरी बॉडी पे.
इस तरह का होता है। दिस इज द पैरामीशियम, क्योंकि इसकी जो शेप होती है वो स्लीपर की तरह होती है, इसलिए इसको स्लीपर एनिमल्क्यूल बोला जाता है। अमीबा को प्रोटियस एनिमल्क्यूल बोला जाता है। व्हाई अमीबा इज कॉल्ड एज प्रोटियस एनिमल्क्यूल? वेरी गुड, बिकॉज इट कैन चेंज इट्स शेप एवरी टाइम। और दूसरा क्या है रीजन इसके पीछे? प्रोटियस किसे कहते हैं? प्रोटियस एक, यानी देयर वर अ गॉड इन द रोम में एक गॉड है जिनको प्रोटियस के नाम से जाना जाता है। उनका जो स्टैचू है वो एकदम यानी पानी में बनाया गया उनका जो स्टैचू है, और जो रोमन पीपल है दे बिलीव दैट द स्टैचू ऑफ द प्रोटियस लॉर्ड कीप ऑन चेंजिंग इट्स शेप, सो दैट्स व्हाई इट रिजेंबल्स टू द अमीबा। अमीबा भी अपनी शेप को चेंज करता रहता है। प्लस अमीबा इज इमॉर्टल। अमीबा कैसा है? इमॉर्टल है, अमर है। इट डज नॉट डाइज अ नेचुरल डेथ। अमीबा कभी नेचुरल डेथ नहीं मर सकता, समझ आई बात? तो वो इमॉर्टल है, अमर है। और ऐसे ही जो आपके यानी गॉड्स हैं, लॉर्ड्स होते हैं, देवता होते हैं, दे आर आल्सो इमॉर्टल। सो दैट्स व्हाई अमीबा को क्या बोला जाता है? प्रोटियस एनिमल्क्यूल के नाम से जाना जाता है। समझ आ गई बात? सो हियर वी हैव अ स्फेरिकल ऑर्गेनिज्म जिसका नाम क्या है? एक्टिनोफायरस, जिसको हम सन एनिमल्क्यूल बोलते हैं। ये प्रोटोजोआ है जिसकी बॉडी स्फेरिकल होती है, और इसको अगर हम किसी भी प्लेन से काटेंगे पासिंग थ्रू द सेंटर, इट विल डिवाइड इनटू टू इक्वल हाफ्स। समझ आ गई बात? ये वाली सिमेट्री समझ में आ गई? पक्का? ये सिमेट्री बहुत अच्छी आप देख सकते हैं लैमन के अंदर भी, राइट? लैमन को आप कैसे भी कट कर सकते हैं। अगर सेंटर से आप उसको कट करते हैं, और अगर आप जाओगे किसी ढाबे वाले पे देखो किस तरह से लैमन को कट करते हैं, छोटे छोटे पीसेस में उसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो इसको आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक सिमेट्री आती है रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री की बात करते हैं बच्चों। नाउ खत्म हो गया द रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री की बात करते हैं। अगर रेडियल सिमेट्री की बात करें, इफ यू लुक अप इन योर एनसीईआरटी में आपने देखा है तो वहां पर एक डायग्राम दिया गया है सिमेट्री जिसमें शो की गई है रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री में वहां पर एक डायग्राम है। डायग्राम तो दैट डायग्राम इज करेक्ट, डायग्राम तो करेक्ट है, लेकिन द डेफिनेशन ऑफ रेडियल सिमेट्री इज इनकरेक्ट। लेकिन जो डेफिनेशन है रेडियल सिमेट्री की वो एनसीईआरटी में क्या दी गई है? इनकरेक्ट दी गई है। ठीक है, तो डायग्राम के अकॉर्डिंग जिस तरह का हमारा डायग्राम है उसी तरह से हमें रेडियल सिमेट्री को क्या करना है? डिफाइन करना है। समझ आ गई बात? रेडियल सिमेट्री इस तरह की सिमेट्री है कि व्हेन द ऑर्गेनिज्म इज कटेड, जब ऑर्गेनिज्म को क्या किया जाता है? कट किया जाता है फ्रॉम एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर, एंड इट विल बी फॉर्म इनटू टू इक्वल हाफ्स। और वो दो इक्वल हाफ्स में क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है। तो एक से ज्यादा प्लेन पर, यानी सपोज हमने एक प्लेन पे इस पे काटा, दूसरे प्लेन से काट दिया, तीसरे प्लेन से भी काट दिया, तब भी वो हमारा ऑर्गेनिज्म क्या हो सकता है? इक्वल प्लेन में क्या हो जानी, इक्वल हाफ्स में क्या हो सकता है? डिवाइड हो सकता है, बट फ्रॉम टॉप टू बॉटम। लेकिन कैसे? टॉप टू बॉटम काटने में, यानी हम उसको ऐसे कट नहीं कर सकते। सपोज हमारे पास ये है, दिस वी हैव, राइट? तो इसको अगर हम कैसे काट सकते हैं? सपोज वी कट दिस, इस तरह का हमारे पास ऑर्गेनिज्म है। इस ऑर्गेनिज्म को हम कैसे काट सकते हैं? लाइक दिस, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। इस प्लेन में काट सकते हैं, 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 पासिंग थ्रू द सेंटर। सेंटर से पास होकर के एक से ज्यादा प्लेन से अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म को कट कर सकते हैं और वो दो इक्वल हाफ में क्या हो सकता है? डिवाइड हो सकता है। सो सच अ सिमेट्री इज कॉल्ड एज रेडियल सिमेट्री। इट कैन नॉट बी कट इट लाइक दिस। इसको हम यहाँ से नहीं काट सकते। अगर इसको हम यहाँ से कट करेंगे देन व्हाट विल हैपन? वी डज नॉट गेट द टू इक्वल हाफ्स पासिंग थ्रू द सेंटर। ठीक है, तो ऐसी सिमेट्री जो सिर्फ क्या हो सके आपकी, क्या हो सके? टॉप टू बॉटम, किसी भी प्लेन से अगर हम उसको काटते हैं टॉप टू बॉटम पासिंग थ्रू द सेंटर, इट विल डिवाइड इनटू टू इक्वल हाफ्स।
दैट सिमेट्री इज कॉल्ड एज रेडियल सिमेट्री। तो इस तरह की सिमेट्री को हम क्या बोलते हैं, रेडियल सिमेट्री बोलते हैं। और ये हमें किस तरह के ऑर्गेनिजम्स में दिखाई देती है, ये हमें ऐसे ऑर्गेनिज्म में मिलती है जिन ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या होता है आपका, यानी कि जो स्ट्रक्चर होते हैं, बॉडी के जो स्ट्रक्चर होते हैं वो एक सेंटर से इक्वली क्या होते हैं, अटैच होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं काहे की, सपोज वी विल बी टॉकिंग अबाउट दी स्टारफिश। अगर स्टारफिश की बात की जाए, सो हियर इज दी, तो ये हमारा सेंटर है यहाँ पर, ठीक है। तो सेंटर से अगर हम इसको क्या करते हैं, इफ वी कट इट लाइक दिस, अगर इसको इस तरह से कट किया जाता है, ठीक है, या इस तरह से कट किया जाए पासिंग थ्रू द सेंटर, या ऐसे इसको कट किया जाए, सो वी कैन गेट द इक्वल हाफ्स और द इक्वल स्ट्रक्चर। इक्वल स्ट्रक्चर, इक्वल ऑर्गन, हर चीज हमें यहाँ से क्या मिलेगी, इक्वली मिलेगी। तो इस तरह की जो हमारी सिमेट्री है, दैट सिमेट्री इज कॉल्ड एज रेडियल सिमेट्री। लेकिन रेडियल सिमेट्री की डेफिनेशन में आपको एक चीज ऐड करना है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, कि हम इसको कैसे कट करेंगे, ऊपर से कट करेंगे। वी आर नॉट कटिंग लाइक दिस। सपोज अगर स्टारफिश आपकी ऐसे है, सो वी आर कटिंग फ्रॉम टॉप, हम इसको टॉप से ही कट कर सकते हैं। वी आर नॉट कट इट लाइक दिस, हम इसको ऐसे कट नहीं कर सकते। सो इस तरह की जो आपकी सिमेट्री है, दैट सिमेट्री इज कॉल्ड एज रेडियल सिमेट्री। और इस तरह के जो आपके ऑर्गेनिज्म होते हैं, रेडियल सिमेट्री जो शो करते हैं, ज्यादातर ये ऑर्गेनिजम्स हमें कहाँ मिलते हैं, सबस्ट्रेटम से अटैच मिलते हैं। कैसे मिलेंगे ऑर्गेनिज्म, सबस्ट्रेटम से अटैच मिलते हैं, जो बिल्कुल सबस्ट्रेटम से क्या रहते हैं, बिल्कुल अटैच रहते हैं, यानी जुड़े हुए रहते हैं। अगर आपने स्टारफिश देखी हो तो स्टारफिश भी क्या रहती है, नीचे सबस्ट्रेटम पर रहती है, क्योंकि उसके आर्म्स पर नीचे क्या रहते हैं, पोडोफिट्स रहते हैं, और वो पोडोफिट्स क्या रहते हैं, नीचे सबस्ट्रेटम से अटैच रहते हैं। समझ आई बात। प्लस ये आपका कैसा ऑर्गेनिज्म है, हमने पढ़ा था स्टारफिश एक बेंथिक ऑर्गेनिज्म है, यानी जो कहाँ रहता है, बिल्कुल नीचे बॉटम्स में मिलता है और सबस्ट्रेटम से अटैच रहता है। तो इसके अंदर हमें जो सिमेट्री देखने के लिए मिलती है वो कैसी सिमेट्री है, रेडियल सिमेट्री है। सो रेडियल सिमेट्री की डेफिनेशन हम कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, हाउ वी राइट द डेफिनेशन ऑफ रेडियल सिमेट्री। द ऑर्गेनिज्म can be divided into equal halves on cutting from many planes passing through the center from top to bottom। सो इस तरह के ऑर्गेनिजम्स कैसे सिमेट्री शो करेंगे, रेडियल सिमेट्री शो करेंगे। समझ आ गई बात, रेडियल सिमेट्री समझ आई। एंड द एग्जाम्पल इन इट इज स्टारफिश। इसका एग्जाम्पल क्या है, द बेस्ट एग्जाम्पल इज ऑफ starfish। ठीक है, समझ आ गई बात। चलो, इसके अलावा हमारे पास एक और ऑर्गेनिज्म यानी एक और सिमेट्री है, एंड दैट सिमेट्री इज कॉल्ड एज बाइरेडियल सिमेट्री। तो बाइरेडियल सिमेट्री हमारी ऐसी सिमेट्री है जिसमें हम ऑर्गेनिज्म को क्या कर सकते हैं, सिर्फ एक या दो ही प्लेन से काटने पर दो इक्वल हाफ में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। बट हियर वी डज नॉट यूज द टर्म टॉप टू बॉटम, लेकिन यहाँ हम टॉप टू बॉटम वर्ड यूज नहीं करेंगे। समझ आई बात। तो बाइरेडियल सिमेट्री इस तरह की सिमेट्री है आपकी, जिसमें ऑर्गेनिज्म को क्या कर सकते हैं, हम पासिंग थ्रू द सेंटर कट कर सकते हैं दो इक्वल हाफ्स में। इसमें भी हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ से हम यानी बहुत सारे प्लेन्स में डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन बाइरेडियल सिमेट्री में
हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, दो प्लेन में या एक प्लेन से कट करने पर ही ऑर्गेनिज्म को क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं इनटू टू इक्वल हाफ्स, दो इक्वल हाफ्स में। बायरेडियल का जो एग्जांपल है वो बेसिकली इसमें आपको मिलेगा, द एग्जांपल इज सी एनीमोन, सी एनीमोन इज द एग्जांपल, ठीक है, सी एनीमोन, इसको सी वॉलनट भी बोला जाता है, इज ऑल्सो कॉल्ड एज सी वॉलनट, दिस इज द कॉमन नेम फॉर सी एनीमोन। देखा होगा आपने, स्टोन से अटैच रहता है बेसिकली, इसको और क्या बोल सकते हैं आप, एडामसिया, सॉरी मेट्रीडियम, ठीक है। सी एनीमोन है आपका, कहाँ से बिलोंग करता है, टीनोफोरा से बिलोंग करता है, इट इज फ्रॉम द फाइलम टीनोफोरा, टीनोफोरा फाइलम से ये हमारा बिलोंग करता है। समझ आ गई बात। तो इसके अंदर कैसी सिमेट्री है, बायरेडियल सिमेट्री है इसकी भी, ठीक है। इसको लेकिन हम यानी सेंटर से अगर काट सकते, यानी सेंटर से अगर इसको हम कट करेंगे, सो इट विल नेवर कट इट फ्रॉम एक से ज्यादा प्लेन या दो से ज्यादा प्लेन में इसको हम कट नहीं कर सकते। रेडियल में हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी प्लेन से इसको हम कट कर सकते हैं, बहुत सारे प्लेन से, ठीक है। तो ये हमारी होगी बायरेडियल सिमेट्री। बायरेडियल सिमेट्री के बाद हम लोग बात करते हैं काइंड की बायलैटरल सिमेट्री। बायलैटरल सिमेट्री कैसी सिमेट्री है, bilateral symmetry में, yes, bilateral symmetrical organism are the organisms which can be cut into two equal halves passing through the center only by one plane। सिर्फ एक प्लेन से कट करने पर ये दो इक्वल हाफ्स में क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं, बायलैटरल सिमेट्रिकल बोल सकते हैं। समझ आ गई बात या नहीं है, पक्का। वी आर नॉट बायरेडियल, क्यों, क्योंकि सपोज ये जो बायलैटरल है, बायलैटरल को हम सिर्फ कैसे कट कर सकते हैं, सैजिटल प्लेन से ही कट किया जाएगा। कैसे कट किया जाएगा, सैजिटल प्लेन। सपोज दिस इज कॉल्ड एज सैजिटल प्लेन। अगर मुझे ऐसे कट किया जाए, राइट, लाइक दिस, सो आवर बॉडी और माय बॉडी इज डिवाइड इनटू टू इक्वल हाफ, मेरी बॉडी दो इक्वल हाफ में डिवाइड होती है, क्लियर होगी बात। इफ आई कट इट माई सेल्फ लाइक दिस, सो व्हाट विल हैपन, माय बॉडी इज नॉट डिवाइड इनटू टू इक्वल हाफ्स। आगे नोज आएगी, पीछे नोज थोड़ी आ जाएगी, समझ आई बात। लेकिन अगर ऐसे कट किया जाएगा, सो ईच एंड एवरी ऑर्गन or the external body is divided clearly into two equal halves। समझ आ गई बात, इंटरनली नहीं हो सकता है, समझ आई बात। यानी इंटरनली हमारे जो ऑर्गन्स हैं उनको हम डिवाइड नहीं कर सकते इक्वली, बिकॉज हेयर आई एम हैविंग व्हाट, लिवर, एंड हेयर आई एम हैविंग स्टमक। समझ आई बात। सो एक्सटर्नली हम बात करते हैं, एक्सटर्नली बॉडी कैसी हो जाएगी, दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाएगी when the organism is cut on from its sagittal plane। तो ये हमारा क्या कहलाता है, sagittal plane कहलाता है। लिख लीजिए इसमें भी, when the organism is cut from its sagittal plane, ठीक है, the body is divided
into two equal parts. Clear? Only by one plane. सिर्फ एक ही प्लेन से इनको हम क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं. किसको? बायलैटरल ऑर्गेनिज्म. और इनका जो एग्जाम्पल है, एनसीईआरटी में सिर्फ 2 एग्जाम्पल दिए हैं बायलैटरल सिमेट्री के, ठीक है, एनालिडा एंड आर्थ्रोपोडा. बट बायलैटरल सिमेट्री में एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, सो all the members starting from platyhelminths से chordate तक, all the organisms shows, क्या शो करते हैं? बायलैटरल सिमेट्री शो करते हैं. नहीं आई बात समझ में? पक्का? अच्छा, प्लेटीहेल्मिन्थ से लेके कॉर्डेट तक हमने कहा, तो प्लेटीहेल्मिन्थ से लेके कॉर्डेट के बीच में तो कौन आते हैं? इकाइनोडर्म्स भी आते हैं. और हमने इकाइनोडर्म का एग्जांपल कहाँ पढ़ लिया? स्टारफिश को यहाँ पर पढ़ लिया रेडियल सिमेट्री में. वेरी गुड. तो अगर हम बात करते हैं इकाइनोडर्म्स की, तो इकाइनोडर्म्स वर आल्सो बी bilateral but only in its larval form. ठीक है, जब ये लार्वल फॉर्म पे होते हैं तो ये कैसे होते हैं? बायलैटरल होते हैं. लार्वा इज बायलैटरल. और जब ये एडल्ट में कन्वर्ट होते हैं, दे शो द रेडियल सिमेट्री. तो ये कैसे सिमेट्री शो करते हैं? रेडियल सिमेट्री शो करते हैं. लार्वल फॉर्म, इसका जो लार्वा होता है दैट इज कॉल्ड एज बिपिनेरिया लार्वा. इकाइनोडर्म्स के अंदर स्टारफिश का जो हमें लार्वा मिलता है उसको हम बोलते हैं बाइपिनेरिया लार्वा. नाम से पता चल रहा है बाइपिनेरिया, उसको इसीलिए बोला है क्योंकि द सिमेट्री इज बायलैटरल. समझ आई बात? इकाइनोडर्म्स हमारे होते हैं, या जो इकाइनोडर्म्स की लार्वल फॉर्म होती है वो बहुत ज्यादा एडवांस होती है. और इसी तरह अगर हम बात करें कहीं की आर्थ्रोपोड्स की, आर्थ्रोपोड्स के अंदर भी हमें बहुत सारी क्या मिलती है? लार्वल फॉर्म्स मिलती हैं. यानी एग के बाद आने वाली जो स्टेज होती है दैट स्टेज इज कॉल्ड एज लार्वल फॉर्म. लार्वल फॉर्म हमें वहां मिलती है जिन एनिमल्स के अंदर जो डेवलपमेंट होता है वो इनडायरेक्ट होता है. समझ आई बात? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब ये है कि एडल्ट तक बनने में जो बहुत सारी फॉर्म्स को चेंज करता है, दैट इज कॉल्ड एज द इनडायरेक्ट डेवलपमेंट. तो जिनका भी डायरेक्ट यानी जो डेवलपमेंट है वो इनडायरेक्ट होता है, उनके बीच में क्या आती है? लार्वल फॉर्म्स आती है. जिनका डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है उनके बीच में कोई लार्वल फॉर्म नहीं आती, वो डायरेक्टली एडल्ट में क्या होते हैं? कन्वर्ट होते हैं. समझ आ गई बात? तो इकाइनोडर्म्स हमारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं कि जिनका जो डेवलपमेंट है वो कैसा होता है? इनडायरेक्ट होता है. पहले इनका जो यानी एग होता है, एग के अंदर जो जाइगोट होता है, बेसिकली दैट जाइगोट इज कन्वर्टेड इनटू द लार्वल फॉर्म्स. वो लार्वल फॉर्म में कन्वर्ट होता है एंड दैट लार्वल फॉर्म इज कन्वर्टेड इनटू मेनी अदर फॉर्म लाइक प्यूपा एंड दैट विल कन्वर्टेड इनटू द अडल्ट फॉर्म. और फिर वो कहाँ में कन्वर्ट होता है? अडल्ट में कन्वर्ट होता है. इस प्रोसेस को जो हमारा लार्वा होता है व्हेन इट कन्वर्टेड इनटू द अडल्ट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज मेटामॉर्फोसिस. और इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? मेटामॉर्फोसिस बोला जाता है. और ये प्रोसेस भी हमारा 2 तरीके का होता है, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस और प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस. रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस ऐसा मेटामॉर्फोसिस है जिसमें लार्वल स्टेज ज्यादा एडवांस होती है एज कंपेयर टू अडल्ट. प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें लार्वल फॉर्म इतनी एडवांस नहीं होती जितनी की एडल्ट हमारी एडवांस होती है. समझ आ गई बात? तो हमारे लार्वल फॉर्म्स कौन शो करेगा? जिसमें डेवलपमेंट कैसा होगा? इनडायरेक्ट. मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि जितने हमारे एग लेइंग एनिमल्स होते हैं उनके केसेस में ये जो हमारी कंडीशन होती है ये क्या होती है? ज्यादा मिलती है. ये लार्वल फॉर्म्स उसमें ज्यादा एग्जिस्ट करती है. बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ मिल जाती है. कई बार ऐसा होता है, ठीक है, जहाँ पर मिलती है. बेसिकली हमें जो ये मिलती हैं यानी
पॉलीफर्स से ही अगर हम बात करेंगे, जैसे हम पॉलीफर पढ़ेंगे तो पॉलीफर्स में हम क्या देखेंगे, जब पॉलीफर्स का हम लोग डेवलपमेंट पढ़ेंगे वहां पर भी हमारे जो पॉलीफर्स होते हैं उनका जो डेवलपमेंट है वो डायरेक्ट भी है और इनडायरेक्ट भी है। कुछ स्पॉन्जेस ऐसे हैं जो डायरेक्टली बिना लार्वल फॉर्म के, और कुछ ऐसे हैं जो हमारे लार्वल फॉर्म शो ही करते हैं। उनमें हमें पैरेंकाइम्यूला, एम्फीब्लास्टुला, ये हमें लार्वल फॉर्म्स देखने के लिए मिलती हैं पॉलीफर्स के अंदर। तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे जब हम कहेंगे पर्टिकुलर फाइलम्स की बात करेंगे। अभी तो हम ये कॉमन बात कर रहे हैं, दीज आर द कॉमन पैरामीटर्स टू आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिजम्स। जब हम पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली फाइलम्स को स्टडी करेंगे देन वी कम टू नो व्हाट आर द यूनिवर्सल, व्हाट आर द यूनिक फीचर्स। यूनिक फीचर्स क्या है किसी भी एक पर्टिकुलर फाइलम के। वहां पर हम हर एक फाइलम के मेंबर्स का पढ़ेंगे कि उनका डेवलपमेंट कैसा है, डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, उनके अंदर लार्वल फॉर्म्स मिल रही हैं या लार्वल फॉर्म्स नहीं मिल रही है। स्पॉन्जेस आर नॉट एग लेइंग, स्टिल देयर इज अ लार्वल फॉर्म, वहां पर क्या है, लार्वल फॉर्म। समझ आ गई बात या नहीं आई? पक्का? चलिए, तो हम क्या बता रहे थे आपको? यस, आई एम टॉकिंग अबाउट फ्रॉम कलेक्टिव एलिमेंट्स टू कोऑर्डिनेट all shows the bilateral symmetry। सब क्या शो करते हैं? bilateral symmetry शो करते हैं। समझ आ गई बात? इसके अलावा यहां से यहां के बीच में एक फाइलम और आता है जिसको हम बोलते हैं मॉलस्का। ठीक है, मॉलस्का में हमें क्या मिलते हैं? बेसिकली स्नेल्स मिलते हैं। ठीक है, ऐसे एनिमल्स सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स होते हैं जिनको हम स्नेल बोलते हैं, एंड देयर बॉडी, और उनकी जो बॉडी होती है दैट ग्रोज इनसाइड अ शेल, और उनकी जो बॉडी है वो शेल के अंदर ग्रो करती है। समझ आई बात? सो व्हेन दे आर इन इट्स लार्वल स्टेज, स्नेल्स जब अपनी लार्वल स्टेज पर होते हैं, यानी जो स्नेल हमारा है, जो इंसेक्ट है, वो जब अपनी लार्वल स्टेज पे होता है, इट इज बाइलैटरल सिमेट्रिकल। वो कैसा है? बाइलैटरल सिमेट्रिकल है। लेकिन जैसे जैसे वो ग्रो करता है, इट ग्रोज अलोंग विद द शेप ऑफ द शेल। तो शेल की जिस तरह की शेप होती है उसी शेप के अकॉर्डिंग वो क्या करता है? ग्रो करता है। समझ आई बात? और शेल हमारा क्या हो जाता है? ट्विस्ट हो जाता है, एंड दैट ट्विस्टिंग ऑफ शेल इज कॉल्ड एज टॉर्जन। और इस प्रोसेस को, ट्विस्टेड का जो प्रोसेस होता है उसको क्या बोला जाता है? टॉर्जन बोला जाता है। तो टॉर्जन की वजह से जो इंसेक्ट है, यानी आपका जो मॉलस्का, जो इंसेक्ट है, स्नेल है, वो क्या करता है? अपनी बाइलेटरल सिमेट्री को खो देता है, and it will transform into the asymmetric, और वो भी कैसा हो जाता है? asymmetric हो जाता है। तो यहाँ पर हम एक और एग्जांपल ऐड कर सकते हैं, स्नेल्स, अडल्ट स्नेल्स। अडल्ट स्नेल्स भी कैसे होते हैं? हमारे एसिमेट्रिक होते हैं। नहीं आई बात समझ में? पक्का? बाइरेडियम में एग्जांपल सी एनिमोन, सी वॉलनट, मैक्रीडियम जिसको हम बोलते हैं। अच्छा, यहाँ पर रेडियल सिमेट्री में एक एग्जांपल और आप लोग पढ़ सकते हैं। सॉरी, बाइरेडियल सिमेट्री में तीनों पूरा तो बेसिकली आपका आ ही गया है। यहाँ पर और भी आप एग्जांपल पढ़ सकते हैं, लाइक हाइड्रा। हाइड्रा भी यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। हाइड्रा भी आपका सबस्ट्रेटम से अटैच रहता है, एंड इट हैज सो मेनी टेंटिकल्स। उसके पास बहुत सारे क्या प्रेजेंट है? टेंटिकल्स प्रेजेंट है। आपकी जो रेडियल एनिमल्स हैं, जो रेडियल सिमेट्री शो करते हैं, इनके अंदर एक बहुत खास बात है जो हमारे अंदर है। वो खास बात क्या है? दे आर मोर कॉन्शियस, ये ज्यादा कॉन्शियस है, हमारे से ज्यादा कॉन्शियस, क्योंकि दे हैव द सेम स्ट्रक्चर। इनके अंदर सेम स्ट्रक्चर है जो डिस्ट्रीब्यूटेड है ऑल ओवर द बॉडी। पूरी बॉडी पर इनके जो सेम स्ट्रक्चर है वो डिवाइड है। फॉर एन एग्जांपल, अगर हम बात करें कहें कि स्टारफिश की सपोज हम बात करते हैं, तो स्टारफिश की हर एक ब्रांच, जो हर एक आर्म है, वो हर एक आर्म कहां से कनेक्टेड है? सेंटर से कनेक्टेड है। समझ आई बात? तो हर एक आर्म क्या कर सकती है? फंक्शन कर सकती है। अब सपोज हम आई एम हियर, मैं सिर्फ कहां देख सकता हूं? सामने देख सकता हूं, इधर देख सकता हूं, उधर देख सकता हूं। आई कैन नॉट सी फ्रॉम द बैक, मैं पीछे का नहीं देख सकता, मैं देख सकता हूं।
ठीक है, तो मेरे अंदर ये फीचर नहीं है, लेकिन रेडियल जो आपके सिमेट्री शो करते हैं इन एनिमल्स के अंदर ये फीचर है। दे रिसीव्स द स्टिमुलस इन ऑल द डायरेक्शन, ये हर एक डायरेक्शन से क्या कर सकते हैं, स्टिमुलस को रिसीव कर सकते हैं। समझ आ रही बात? सपोज ये एनिमल्स, अब हम बात करते हैं कहां की, हाइड्रा की। हाइड्रा पता है आपको, इस तरह का ऑर्गेनिज्म है, अटैच रहता है सबस्टेटेंस और यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, टेंटेकल्स प्रेजेंट है। तो ये टेंटेकल्स क्या करेंगी, यहाँ से उठा के भी खाना अंदर, यहाँ से उठा के भी, यहाँ से उठा के भी, यहाँ से उठा के भी, सब जगह से काम कर सकती है फ्रॉम ऑल द सराउंडिंग्स। और इन्हीं जो आपके टेंटेकल्स प्रेजेंट होती हैं, इन्हीं टेंटेकल्स के ऊपर क्या प्रेजेंट है, सेल्स प्रेजेंट होती है। समझ आई बात? डिफेंस सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो उनको डिफेंस प्रोवाइड कराती हैं। तो यानी कि जो आपके रेडियल एनिमल्स हैं, ये रेडियल सिमेट्री जो एनिमल शो करते हैं, ये क्या करते हैं, स्टिमुलस को हमारे से ज्यादा रिसीव कर सकते हैं। समझ आई बात? इनका ये क्या है, खास फीचर है, एक सिग्निफिकेंट फीचर है कान के अंदर, रेडियल सिमेट्री एनिमल्स जो हमारे शो करते हैं, जो रेडियल सिमेट्रिकल होते हैं। समझ आ गई बात? तो इसमें एक एग्जांपल हम कान का ही पढ़ सकते हैं, हाइड्रा का एग्जांपल भी इसमें हम ले सकते हैं। क्लियर होगी बात? चलिए, सो we will be shifted now to the next parameter. Next parameter की बात करते हैं after symmetry. Now the next parameter which we are discussing here is the germ layers, right? So what are germ layers? What are germ layers? These are the layers found in embryonic life. ठीक है, कहाँ मिलती है ये में, एम्ब्रियोनिक लाइफ में मिलती है। समझ आई बात? At the stage of gastrulation, zygote is converted into morula, morula is converted into blastula, and blastula is converted into gastrula, right? So gastrula formation takes place by the formation of these germ layers. जब ये germ layers form हो जाती हैं, then the structure or the mass of cell is called as germ layers or gastrula, right? So in gastrula there are the development of these germ layers, and these germ layers decide the fate of the future organs. ये germ layer क्या डिसाइड करती हैं, आगे जो फ्यूचर ऑर्गन्स बनने वाले हैं ऑर्गेनिज्म के अंदर, ये उनके फेट को क्या करती हैं, they forms the fate, और यही डिसाइड करती हैं कि कौन सी लेयर को कौन सा ऑर्गन बनाना है, कौन सी लेयर को कौन सा स्ट्रक्चर फॉर्म करना है. So on the basis of these germ layers we divide the all animals into two categories. तो हमने सारे एनिमल्स को कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया है, we divide the animals into three categories, that is diploblastic animals and triploblastic animals, right? So germ layer के बिहार पर we divide the entire animal into two categories, that is the diploblastic animals and the triploblastic animals. Diploblastic animals are the animals which have only two germ layers. They have two germ layers, right? And here in triploblastic animals they have three germ layers, right? So that's why the animal which derive or originate from three germ layers were called as triploblastic animals,
The animals which originate from two germ layers were called as diploblastic animals. Clear होगी बात? Now, the main thing is, suppose if we draw an embryonic stage, अगर हम एनिमल की एम्ब्रियोनिक स्टेज ड्रॉ करते हैं, तो suppose this we have a central cavity, right? Along with this central cavity, we have the first layer, right? This is the first layer. Here all are differentiated cells, right? So here we have a differentiated cells, right? And it has an outer layer, right? Outer layer also has a differentiated cells. और outer layer में भी क्या present है? We have a cells. So all we have these cells, right? And here in the center we have undifferentiated cells, undifferentiated mass of cell, right? The another structure, if you draw the same thing here also, suppose this we have the central cavity, right? And we have this, the inner layer, right? Then we have the middle layer, and we have the outer layer, right? All we have cells. यहाँ हमारे पास क्या प्रेजेंट है? Cells. We have a differentiated cell mass. All we have cells. Here also we have a cells. Right? And here also we have a cells. Right? So two possibilities were there in the embryonic stage. Embryonic stage में ये दो possibilities हमारे पास क्या है, हो सकती हैं, right? This outer one, this green one or the outer one is called as the outer germ layer, and this is called as ectoderm. ठीक है? The organs or the structure developed from ectoderm were called as ectodermal in origin. For example, ectoderm forms the sense organs. जितने भी sense organs हैं, they are ectodermal in origin. For example, our skin. Skin is ectodermal in origin. It means the skin of an organism is developed from the outer germ layer, which is the ectoderm. समझ आ गई बात? Next, we have the inner layer. This is the inner layer. This layer
is called as endoderm, right? This is the endoderm, the innermost germ layer, and here we have the third layer also. This third layer is called as mesoderm, which is not found here. यहाँ पर कोई mesoderm present नहीं है. Here are the undifferentiated cells, and this undifferentiated mass of cell is called as mesoglia cells, right? So here we have two possibilities. यहाँ पर हमारे पास दो possibility है. तो ये वाला जो हमारा रहेगा, right? Here we have only two germ layers, ectoderm and endoderm. Two germ layers, endo and ecto, जिनके अंदर ये दो germ layer मिलेंगी. That organism were called as diploblastic organism. Here we have all the three germ layers. यहाँ पर तीनों germ layers हैं, endo, meso and ecto. Clear? So such an organism were called as diploblastic organism, where all the three germ layers are present. जहाँ पर हमारे पास क्या present है? All the three germ layers were present, right? इसके अलावा now will we see the example की बात कर लेते हैं. अगर हम बात करते हैं डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स की, तो डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स में वी हैव पोरिफर्स, यानी कि आपके स्पॉन्जेस, सीलेंट्रेट्स, पीनोफोरा. ठीक है, these are the example of diploblastic organism. Here from plating helminths to chordata, all the animals were triploblastic. सारे एनिमल कैसे हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक है. इट मींस दे डेवलप्स फ्रॉम द थ्री जर्म लेयर्स. ये तीन जर्म लेयर से हमारे क्या हुए हैं? फॉर्म हुए हैं. प्लेटीहेल्मिन्थ्स, एनालिड्स, आर्थ्रोपोड्स, ठीक है, मॉलस्केंस, इकाइनोडर्म्स, हेमिकॉर्डेट और कॉर्डेट. इससे पहले जितने एनिमल हैं दे आर डिप्लोब्लास्टिक. इट मींस दे आर ओरिजिनेट फ्रॉम द टू जर्म लेयर्स, दैट इज एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म. क्लियर होगी बात? चलिए, सो in the next lecture or in the next term, we'll be discussing about some more important parameters like cephalization, metamerism, right? And all that, cephalization, metamerism, some more parameters we will be discussing circulatory system in the next video.